नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल जेएसएस क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं दोस्तों हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस अर्थात ऊष्मा उपचार प्रक्रम, यही टॉपिक का नाम है और यही आपका पहला क्वेश्चन है दोस्तों। हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस, ठीक है। ठीक है, हीट ट्रीटमेंट दोस्तों धातुओं में कुछ स्पेसिफिक गुणों को प्राप्त करने के लिए किया किया जाता है। उसके गुणों में सुधार करने के लिए किया जाता है। उसको भट्टी में मतलब किसी फिक्स टेम्परेचर पर उसको गर्म करके और फिर उसको किसी मीडियम में उसको ठंडा किया जाता है। और उसके लिए अलग अलग टेम्परेचर होता है दोस्तों, और ठंडा करने के अलग अलग मीडियम होते हैं जो हीट ट्रीटमेंट के अलग अलग प्रोसेस के अनुसार अलग अलग होते हैं। तो चलिए दोस्तों, हीट ट्रीटमेंट जो आपका टॉपिक है उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं और इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इसमें दिया है आपका, इस प्रक्रम में धातुओं को ठोस अवस्था में ही गर्म या ठंडा करके उनके अंदर वांछित गुणों का विकास किया जाता है। तो ये कथन निम्न में से किस प्रक्रम की ओर संकेत करता है? तो दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं, ये मैंने अभी अभी आपको डेफिनेशन बताई थी दोस्तों। इसको हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस कहते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है आपका, ऊष्मा उपचार प्रक्रम निम्न में से कौन सा उद्देश्य पूर्ण करता है? तो दोस्तों हीट ट्रीटमेंट है आपका, ए दिया है आपका, धातुओं की कठोरता या सामर्थ्य बढ़ाना, ठीक है, करता है। धातुओं के ग्रेन साइज में सुधार करता है, बिल्कुल करता है दोस्तों। धातुओं की मशीनेबिलिटी बढ़ाता है या सुधार करता है उसमें, ये भी ठीक है। तो दोस्तों इसका जो है आपका ऑप्शन नंबर जो है डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 3 दिया है, 3 दिया है दोस्तों कि शुद्ध कार्बन रहित आयरन की आंतरिक संरचना होती है, अर्थात जिस आयरन में कार्बन नहीं हो, ठीक है दोस्तों, तो उसकी आंतरिक संरचना किस प्रकार की होगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर दोस्तों, रवेदार, ठीक है। जो नंबर 3 का राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं दोस्तों, कार्बन की कितनी प्रतिशत मात्रा पर इस्पात में 100% पीयर लाइट होता है? मतलब आपका संपूर्ण पीयर लाइट होता है 100%, ठीक है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर इसमें दिया है आपका 4 का सी इज राइट आंसर दोस्तों, 0.83 परसेंटेज, 0.83%। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं दोस्तों, आयरन में जितना अधिक सीमेंटाइड होगा तो आयरन में उतना ही क्या होगा दोस्तों? पहला दिया है उतनी भंगुरता आएगी, उतना ही अधिक कठोरता का गुण आएगा, या फिर उतनी ही अधिक तन्यता आएगी, या उपरोक्त में से कुछ भी नहीं। तो दोस्तों बी इज राइट आंसर होगा दोस्तों, उतना ही अधिक कठोरता का गुण आएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, निम्न में से इस्पात के किस गुण में कार्बन की सर्वाधिक प्रतिशत मात्रा होती है? दोस्तों सभी लोग जानते हैं दोस्तों, सीमेंटाइड में सर्वाधिक कार्बन की प्रतिशत मात्रा होती है, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं दोस्तों, दिया है सभी प्रकार की ऊष्मा उपचार प्रक्रियाओं में विशेष रूप से इस्पात में किसका ट्रांसफॉर्मेशन तथा डिकम्पोजिशन होता है? ठीक है, तो किसका होगा दोस्तों? साथ में राइट आंसर दोस्तों, ऑस्टेनाइट का ट्रांसफॉर्मेशन और डिकम्पोजिशन होता है, ठीक है। सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है आपका, ऊष्मा उपचार कुछ कुछ ही अलॉय धातु का हो सकता है जिनमें विभिन्न अवस्थाओं में एक तत्व दूसरे में ठोस अवस्था में घुलनशील हो, ये कथन निम्न में से किससे संबंधित है? दोस्तों ये दिया है इस्पात में कार्बन आयरन का घुलना, और दूसरा दिया है एल्यूमिनियम में ब्रोंज का घुलना। तो आपका सी में ए और बी दोनों राइट है, तो ए और बी आपका दोनों राइट आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं दोस्तों, दिया है कि धातु की आंतरिक संरचना में आई विकृति को समाप्त करने के लिए निम्न में से कौन सा प्रक्रम अपनाया जाता है? तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट है दोस्तों, अनिलिंग जो है ऑप्शन को अपनाया जाता है। आंतरिक संरचना में आई विकृति को
दूर करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं दोस्तों। कठोरता किसी पदार्थ का वह गुण है जो किसी का विरोध करता है दोस्तों। तो दोस्तों कठोरता वह गुण है जो दोस्तों आपके खुरचने, मशीनिंग और घिसने सभी का विरोध करता है। तो ये सभी राइट आंसर दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है दोस्तों। इस्पात को कठोरता प्रदान करने के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है। तो आपका 11 में आपका राइट आंसर दोस्तों इस्पात में कम से कम 0.3 कार्बन की मात्रा 0.3% कार्बन की मात्रा उपस्थित होना आवश्यक है कठोरता प्रदान करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है दोस्तों। इस्पात की डिग्री ऑफ हार्डनेस निम्न में से किस पदार्थ पर निर्भर करती हैं या किस एलिमेंट पर डिपेंड करती है दोस्तों। तो ये दिया है ठंडा होने की दर पर, दूसरा दिया है जॉब के आधार पर या जॉब के आकार पर, और तीसरा दिया है क्वेंचिंग के माध्यम के गुण पर। तो दोस्तों इसमें आपका बारे में राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये उपरोक्त सभी पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं दोस्तों। इस्पात को कठोरता प्रदान करने के उपरांत उसमें उत्पन्न भंगुरता को समाप्त करने के लिए क्या किया जाता है दोस्तों। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसमें राइट आंसर होगा दोस्तों टेम्परिंग की जाती है दोस्तों उत्पन्न भंगुरता को समाप्त करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 14 दिया है दोस्तों। नॉर्मलाइजिंग प्रक्रिया में इस्पात को नॉर्मलाइजिंग रेंज तक गर्म किया जाता है। ये नॉर्मलाइजिंग तापमान इस्पात में किस पर निर्भर करता है दोस्तों। तो सभी लोग जानते हैं दोस्तों ये कार्बन की परसेंटेज पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 दिया दोस्तों। किसी जॉब पर नॉर्मलाइजिंग प्रक्रम करने का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों। तो नॉर्मलाइजिंग करने से दोस्तों आपका यांत्रिक गुणों का विकास होता है। कास्ट किए गए जॉब में जो कणों हैं उनको समान और महीन बनाना होता है, और धातु की सामर्थ्य और कठोरता को बढ़ाना होता है। तो 15 में आपका ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर दोस्तों उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको ये अलग अलग सूचियाँ दी है दोस्तों, उसको आप शामिल करना है, सूची फर्स्ट और सूची सेकेंड को, ठीक है। तो इसमें आपका डिफरेंट टाइप का स्टील दिया है, उसका आपको संबंधित नॉर्मलाइजिंग टेम्परेचर को सम्मिलित करना है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं दोस्तों। ये आपका आ गया दोस्तों। तो इसमें आपका माइल्ड स्टील का जो इसमें परसेंटेज है आपका 0.1 से 0.5 कार्बन का परसेंटेज दिया है दोस्तों। तो इसमें आपका ये मिलान हो जाएगा फर्स्ट से ही 815 डिग्री सेंटीग्रेड से 950 डिग्री सेंटीग्रेड। और बी दिया है मीडियम कार्बन स्टील, जो दिया है आपका 0.5 से 0.8% ऑफ कार्बन। तो इसमें आपका ये थर्ड वाले से मिलान होगा दोस्तों 760 डिग्री सेंटीग्रेड और 815 डिग्री सेंटीग्रेड, ये रेंज है आपको। और बच्चा सी दोस्तों, इसमें आपका बी हो जाएगा। तो इसमें दिया है हाई कार्बन स्टील में कार्बन की मात्रा 0.8% से 1.5% होता है दोस्तों। तो इसमें 760 से 780 डिग्री सेंटीग्रेड आपका ये नॉर्मलाइजिंग टेम्परेचर दिया हुआ है दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं दोस्तों। इस्पात के किस पर कार्बन की प्रतिशत का कोई भी प्रभाव नहीं होता है। तो दोस्तों इसमें आपका लोअर क्रिटिकल पॉइंट जो होता है उस पर कार्बन का परसेंटेज का कोई भी इफेक्ट या प्रभाव नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 18 दिया है दोस्तों। कार्बोराइजिंग प्रक्रिया द्वारा निम्न में से कौन सा अवयव या किस अवयव को केस हार्ड किया जाता है। तो दोस्तों इसमें आपका गियर, बियरिंग और केम, इन सभी को केस हार्ड किया जाता है दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 दिया है। नाइट्राइडिंग प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें दोस्तों सरफेस फिनिश के पश्चात और हीट ट्रीटमेंट अर्थात ऊष्मा उपचार करने के पश्चात दोनों में प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों ए और बी दोनों राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 दिया है। ऊष्मा उपचार में नाइट्राइडिंग तथा कार्बोराइजिंग प्रक्रिया का मिला जुला असर निम्न में से किस प्रक्रिया में पाया जाता है। दोस्तों देखिए इसमें नाइट्राइडिंग और कार्बोराइजिंग, ठीक है दोस्तों। तो इसमें कार्बोराइजिंग का तो सी और नाइट्राइडिंग में आपका नाइट्रोजन, ठीक है। कार्बोराइजिंग का कार्बन और
नाइट्राइडिंग का N, मतलब इसका नाइट्रोजन का। दोस्तों ये दोनों ही कार्बन और नाइट्रोजन आपका साइनाइडिंग जो प्रक्रिया होती है उसमें दोनों में शामिल होता है दोस्तों। तो इन दोनों का मिला जुला असर जो है दोस्तों कार्बन और नाइट्रोजन का, वो साइनाइडिंग में पाया जाता है दोस्तों। और साइनाइड के फॉर्मूले में कार्बन और नाइट्रोजन दोनों ही आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो साइनाइडिंग इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21, साइनाइडिंग प्रक्रम के लिए किसकी आवश्यकता होती है दोस्तों? तो साइनाइडिंग प्रक्रम के लिए आपका जो आवश्यकता होती है दोस्तों, उसमें दिया है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 दिया है सोडियम साइनाइड, बी दिया है सोडियम कार्बोनेट, और तीसरा दिया है सोडियम क्लोराइड, और डी में दिया है ये सभी। तो क्वेश्चन नंबर 21 में आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 में आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर दोस्तों। ठीक है, मैंने पहले भी बताया था दोस्तों, इसमें कार्बन और नाइट्रोजन दोनों की आवश्यकता होती है साइनाइडिंग प्रोग्राम जो भी है आपका प्रक्रम करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं दोस्तों। 22 को हम लोग देखते हैं तो दोस्तों इसमें दिया है कि इस विधि के द्वारा ऐसी वस्तुओं को भी केस हार्ड किया जा सकता है जिन्हें भट्टी में गर्म करना संभव नहीं होता है। तो ऐसी कौन सी मेथड है जिसके द्वारा ऐसा प्रोसेस किया जा सकता है दोस्तों? तो ऐसा जो प्रोसेस है दोस्तों वो आपका फ्लेम हार्डनिंग मेथड के द्वारा इसको किया जा सकता है दोस्तों। ठीक है, तो बी इज राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, स्टील को अधिक हैमरिंग करने से उसकी आंतरिक संरचना प्रभावित हो जाती है, तो उसे पुनः सुधारने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों अधिक हैमरिंग करने से आंतरिक संरचना में कुछ प्रॉब्लम हो गई है तो उसको हम लोग नॉर्मलाइजिंग जो मेथड है दोस्तों उसका प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं दोस्तों, उष्मा उपचार अर्थात हीट ट्रीटमेंट करते समय इस्पात का एक भाग क्रैक हो जाता है, तो इसका संभावित कारण क्या है दोस्तों? तो इसमें पहला दिया है इस भाग को अधिक समय तक गर्म करना, ये कारण नहीं है दोस्तों। हवा में ठंडा करना ये भी नहीं है। इसकी बिली बाती सफाई न करना ये भी कारण नहीं है। इसको बहुत तेज़ी से ब्राइन में ठंडा करना ये कारण है दोस्तों। आप लोग सभी लोग जानते हैं, आप घर पे भी कोई अगर लोहा हम लोग गर्म करते हैं नॉर्मली, उसको अगर अगर लोहे का एग्जांपल ना ले, जैसे हम लोग कांच को ले, कांच को अचानक गर्म करके उसका एकदम ठंडा पानी डाल दे तो कांच टूट जाता है, या फिर वो कांच का जो गिलास होता है दोस्तों वो क्रैक हो जाता है। तो ऐसा लोहे में भी होता है दोस्तों। हीट ट्रीटमेंट करते समय जो स्टील का जो एक भाग ऑटोमेटिक क्रैक हो जाता है, उसका ये कारण है दोस्तों कि इसको अगर अपन बहुत तेज़ी से ब्राइन में ठंडा करते हैं तो ये क्रैक हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, स्टील को गर्म करने पर जब कार्बन घुलकर सॉलिड सॉल्यूशन बनाता है तो वह कहलाता है दोस्तों। तो वह क्या कहलाता है? पियरलाइट कहलाता है, ऑस्टेनाइट कहलाता है, सीमेंटाइट कहलाता है, या फेराइट कहलाता है? तो दोस्तों ये ऑस्टेनाइट कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट है। तो दोस्तों आपके हीट ट्रीटमेंट के ये आपके 25 क्वेश्चन पूरे होते हैं तो फर्स्ट वाली वीडियो में। और अब हम लोग 26 से 50 तक के क्वेश्चन सेकंड पार्ट में, हीट ट्रीटमेंट के सेकंड पार्ट में हम लोग देखेंगे दोस्तों। तो इस चैनल जेएसएस क्लासेस को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जो फिटर की थ्योरी पढ़ते हैं दोस्तों, आईटीआई कर रहे फिटर से, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। आपके ये क्वेश्चन रेलवे के एग्ज़ाम के लिए और फिटर की थ्योरी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, अब नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे हम लोग।